पे हमने सैमसंग का A013F। तो चेक द सिग्नल पावर PS होल्ड बता रहे हैं यहाँ पे 5 लेआउट के ऊपर। ये कॉइल देखो आप, 3 कॉइल इधर दिख रहा है, 2 कॉइल इधर, 5 दिख रहा है। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे सैमसंग के फ़ोन के ऊपर जिसकी सर्विस स्कीमेटिक नहीं होती लेकिन सर्विस मैनुअल होता है। तो उस सर्विस मैनुअल को किस तरह से समझा जाए। एक्चुअल में वो सर्विस मैनुअल जो होता है वो काफ़ी डीप का होता है, वो डीप लेवल पे दिया होता है, लेकिन आपको समझने के ऊपर है कि आप उसे क्या समझते हो। आप उसे लेवल 1 लेवल 2 में कंसिडर करते हो या उसको लेवल फाइनल लेवल में आप कंसिडर करते हो। क्योंकि देखिए, वो चीज़ जो दिया होता है उसके अंदर वो एक ट्रिक होता है, और वो ट्रिक उन्हीं को समझ में आता है जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पावर सीक्वेंस का या फिर एक आईसी के वर्क करने का जो प्रिंसिपल होता है, उन्हें अगर वो चीज़ क्लियर होती है पूरी तरह से कि कौन सी आईसी कब ट्रिगर होगी, उसका इनेबल कब आएगा, वो जीपीआईओ कब आउट करेगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें अगर आपको क्लियर होगा एक आईसी के वर्क करने का पूरा सिस्टम, तो आप उसके अंदर जो है डिप में जा सकते हो, जिसकी सर्विस मैनुअल केवल अवेलेबल है। स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से जो है सर्विस मैनुअल को रीड किया जाता है। ठीक है, तो आ जाते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर। तो जैसा कि स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे हमने सैमसंग का A013F, ये एक मॉडल है। इस फ़ोन को हम सर्च करके भी आपको दिखा देते हैं कैसा ये फ़ोन दिखता है। सैमसंग A013F ये फ़ोन है। ठीक है, A014 बोल रहे हैं इसको। ठीक है, अब इसके अंदर इसका स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हो। GSMarena.com पर ही देखा जाता है, जिसमें सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होती हैं। आप देख सकते हो नेटवर्क के अंदर में ये LTE तक है, 4G है। और ये जो फ़ोन है इसका यहाँ पे प्लेटफॉर्म देखो, चिपसेट जो है मीडियाटेक का है 6739। मेमोरी में eMMC लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, UFS नहीं है, eMMC है। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको देखना होता है इसके अंदर क्या है, प्लेटफॉर्म कौन सा है और मेमोरी कौन सा है। बाकी भी चीज़ें हैं इसके अंदर जो आपको देखना चाहिए, लेकिन रिपेयर के पर्पज़ से अगर देखो तो आपको 2 चीज़ें ध्यान देना चाहिए कि उसका प्लेटफॉर्म क्या है, CPU कौन सा है, मीडियाटेक है, क्वालकॉम है, एक्साइनस से क्या है, और मेमोरी में UFS है या eMMC है। तो फिलहाल यहाँ पे eMMC 5.1 लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इसका जो है ये ब्लॉक डायग्राम है। ठीक है, इसके अंदर देखो ब्लॉक डायग्राम, लेआउट और सर्विस मैनुअल है। ठीक है, तो लेआउट भी हम ओपन कर देते हैं। ये लेआउट है, ये इस तरीके का बोर्ड दिखेगा। ठीक है, अब जो है इसके सर्विस मेनू से पहले ब्लॉक डायग्राम को समझ आ जाए। यहाँ पे देखिए CPU जो है AP एप्लीकेशन प्रोसेसर जो है MT6739 CPU है ये। इफ PMIC यानी चार्जिंग IC यहाँ पे दिख रहा है आपको S2MU005X03, ये एक चार्जिंग IC है जो एक्साइनस में भी यूज़ होता है, और यहाँ पे ये मीडियाटेक में यूज़ कर गया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सैमसंग का है तो हो सकता है ऐसा पॉसिबल। और PMI 6357 CRB का यूज़ किया गया, या फिर ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे 6357B का भी यूज़ कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है, बोर्ड को देखना पड़ेगा, क्योंकि V और CRB कुछ भी ऐसा यहाँ पे लिखा नहीं है। उसके बाद यहाँ पे दिख रहा है आपको सेंसर पार्ट, CPU से कनेक्टेड है, प्रॉक्सी सेंसर, एक्सेलरेटर सेंसर, बाकी यहाँ पे फर्स्ट कैमरा, LDO, ये सारी चीज़ें। तो ठीक है, CPU यहाँ से भी हमें पता चल रहा है, और चार्जिंग IC यहाँ से पता चल रहा है कि सैमसंग में यूज होने वाली चार्जिंग IC यहाँ पे यूज़ किया है, और पावर IC मीडियाटेक का है। यानी सिंगल पावर IC और चार्जिंग IC वाला फ़ोन है। बहुत ही सिंपल सा फ़ोन है सैमसंग का, लेकिन क्योंकि स्कीमेटिक नहीं होती है तो लोगों को परेशानी होता है। अब हमें पता है कि इस PMIC के आउटसाइड में 5 कॉइल्स होते हैं, क्योंकि ये IC तो हमने बहुत सारी वीडियोस में एक्सप्लेन कर रखा है यूट्यूब के ही। आप हमारे किसी वीडियो को देखो, 9A का देखो, इन्फिनिक्स का फ़ोन का देखो, कई बार हमने CRB IC के ऊपर जो है पावर सीक्वेंस अपडेट किया है, तो वही सीक्वेंस यहाँ पर भी यूज़ हो जाएगा इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगा। कैसे होगा अभी हम देखेंगे। चलिए यहाँ पे सर्विस मैनुअल को ओपन कर लेते हैं हम। सर्विस मैनुअल के अंदर आपको यहाँ पे सबसे पहले कीबोर्ड को दिखाया जाता है कौन सा पार्ट कहाँ पे है। चलो वो तो सब आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि बेसिक चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, पावर ऑन के बारे में यहाँ पे बता रहा है, मोबाइल फोन डज नॉट पावर ऑन। तो यस,
अगर ऐसा प्रॉब्लम है आपके पास, फोन ऑन नहीं हो रहा है, तो आपको यहाँ पे बोला गया है चेक द बैटरी वोल्टेज, इज इट मोर देन 3.5 वोल्ट। तो आपको बैटरी का वोल्टेज चेक करना है, 3.5 वोल्ट से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं है, नो, तो यहाँ पे चार्जिंग द बैटरी बाई एट, इफ इट्स वोल्टेज लेवल इज एक्सट्रीमली लो अंडर 3 वोल्ट देन चेंज द बैटरी। यानी कि बैटरी चार्ज नहीं हो रही है या फिर उसकी वोल्टेज लो हो गई है, काफ़ी चार्ज हो ही नहीं रही है, तो बैटरी आप चेंज भी कर सकते हो। यस तो ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। अब ये चीज़ एक लेवल में बताया जा रहा है तो समझो ये पूरा बेसिक है, ठीक है, क्योंकि एक बंदा बैटरी बदलना नहीं जाने तो वो तो चांस ही नहीं है, ठीक है। यस चलो नीचे आ जाते हैं। फिर पावर, अभी हम वो भी चीज़ बताएंगे कि क्या इसमें एडवांस है, ठीक है। पावर ऑन द फोन एंड चेक द पावर ऑन साउंड, यानी कि बोल रहा है कि फ़ोन को ऑन करिए और देखिए साउंड आ रहा है क्या। ये भी तो फिर बच्चों वाली खेल हो गई। और वाइब्रेटर वाइब्रेट कर रहा है, साउंड वाइब्रेटर इज ओके, यहाँ पे बोल रहा है साउंड और वाइब्रेटर कुछ कर रहा है क्या साउंड ऐसा फ़ोन। अगर कर रहा है तो फिर बोल रहा है यहाँ पे चेंज द फ्रंट एलसीडी, यानी चेंज कर दो, फिर एलसीडी काम हो जाएगा, ठीक है। ये भी तो ठीक है। नो, मान लो साउंड भी नहीं आ रहा है तो क्या करना चाहिए, फिर बोले चेक द वोल्टेज लेवल एट R5018 वाइल प्रेसिंग पावर की, इज द वोल्टेज राइट, इज द वोल्टेज हाई तो वोल्टेज हाई मतलब देखो सैमसंग के अंदर, थोड़ा सा मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। सैमसंग के अंदर क्या होता है, पावर बटन जो होती है, ये पावर बटन इस तरीके से है, दो ही क्लिप में उसका बनाऊंगा, ठीक है। और ये इस तरह से बना लेता हूँ मैं, चलिए ट्रांजिस्टर की तरह ये पुश होता है, इसमें एक प्लेट होगी इस तरह से, ऐसा, ठीक है। तो इसमें ग्राउंड नहीं होता इसमें कोई पॉइंट ग्राउंड नहीं होती, एक जो है वी बैट सप्लाई से कनेक्टेड होती है और एक जो है पावर आईसी, यानी जो इसका पावर आईसी होगा, सीआरबी होगा, मेरे यहाँ पे जो लगा हुआ है इसमें सीआरबी लगा है, उसके अंदर पावर बटन पे कनेक्टेड होगा, बीच में एक डायोड लगा होगा, बीच में एक डायोड लगा होगा, वो भी डायोड का डायरेक्शन ऐसा होगा, ठीक है। तो होगा क्या, जब पावर बटन आप प्रेस करोगे तो क्या होगा, यहाँ जो वी बैट की वोल्टेज है वो पावर आईसी के अंदर इन होगी, और जब आप छोड़ दोगे तो डाउन हो जाएगी, लो हो जाएगी, यानी कि इसी लाइन में यहाँ पे एक रजिस्टर लगा होगा जो इस लाइन से कनेक्टेड है और ये पावर आईसी में गई हुई है। तो अगर आप पावर बटन प्रेस करोगे तो ये रजिस्टर पे जो है हाई होगा, हाई मतलब बैटरी की जो वोल्टेज होगी 4 वोल्ट वो आएगा। यही चीज़ यहाँ पे जिक्र किया हुआ है, 50-18 हाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है मतलब पावर बटन सही है, नो अगर नहीं हो रहा है तो बोला रिप्लेस पावर की, FPCP, ठीक है। पावर बटन का जो फ्लेक्स है वो चेंज करना, सिंपल सा चीज़ है। हो सकता है ये रजिस्टर आपका डैमेज है, तो ये कहाँ मिलेगा, R50-18, तो लेआउट है ना, यहाँ पे लेआउट नहीं तो फिर उसमें भी दिया होता है, इसमें भी दिया होता है, अगर इसमें भी सर्च करोगे नीचे तो दिया होगा, किसी किसी में दिया होता है, तो यहाँ पे R50-18 लिख देते हैं हम। तो देखो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये रजिस्टर को आपको चेक करना है, पावर ऑन ऑफ बटन का रजिस्टर है, ठीक है। ये तो बेसिक चीज़ अभी भी बेसिक ही है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, चेक द सिग्नल ऑफ पावर होल्ड, जिसको PS होल्ड बोला जाता है, वो पावर होल्ड यहाँ पे बोला गया, 1.8 वोल्टेज। नो तो ये करेंगे, यस तो ये करेंगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ से अब समझो, ये समझने का है, क्योंकि ये आप अगर ऊपर ऊपर देख रहे हो हल्के में इसको तो ये बेसिक है, लेकिन अगर इसको आप समझते हो कि ये क्या लिखा हुआ है सारी चीज़ें तो ये एडवांस लेवल भी है। अब आईसी के पिन का स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी पता है दूसरे फ़ोन के अंदर कि कौन से पिन पे क्या लाइन कनेक्टेड होती है और यहाँ से हमें हिंट चाहिए, थोड़ा सा काम हो जाएगा एडवांस लेवल पे। तो चेक द सिग्नल पावर PS होल्ड बता रहे हैं यहाँ पे, पावर होल्ड 1.8 वोल्टेज, ठीक है। अब यहाँ पे पावर होल्ड 1.8 वोल्टेज कहाँ है, इसके बारे में जिक्र नहीं है, कैसे ढूंढोगे आप इसको, कैसे ढूंढोगे आप कि चेक द सिग्नल ऑफ पावर होल्ड 1.8 वोल्टेज, कहाँ चेक करोगे आप, नहीं चेक कर पाओगे। तो फिर यहाँ पे यस बोल रहा, तो अब आपको करना क्या है, आपको आ जाना इधर, चेक द आउटपुट वोल्टेज ऑफ U5002, ये तो चार्जिंग ऐसी है, देखिए ये L5000 जो दिख रहा है ये 2 वोल्ट की हायर LDO है, मैं स्क्रीनशॉट में आ जाता हूँ, यहाँ पे देखो ये हायर LDO है,
ये लोअर एलडीओ है। ये बाकी कोर या मॉडम में से कोई सप्लाई होगी, वी प्रोसेसर बोल सकते हो उसको। ये वी कोर और ये वी मॉडम। बचा ये 0.5, ये 0.9 और ये 0.9, 3 वोल्टेजेस और भी है। ठीक है, इन सभी वोल्टेजेस को कॉइल के ऊपर सर्च करके आप ढूंढो और देखो कि यहाँ पे वोल्टेजेस आ रही है। और ये भी देखना आपकी ये लाइन शॉर्ट तो नहीं है हायर एलडीओ, क्योंकि अगर सीआरबी के अंदर हायर एलडीओ की लाइन शॉर्ट होती है तो हमने बताया कि एसएमपीएस का रजिस्टर ओपन हो सकता है। तो एसएमपीएस का रजिस्टर अगर ओपन होगा तो हायर एलडीओ की कॉइल पे बजर आएगा, जैसे आप आईसी चेंज करोगे वो भी शॉर्ट हो जाएगी, तो वो भी आपको देखना है। तो L5000 2 वोल्ट और L5000, यहाँ पे देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। L5000 2 वोल्ट और L5000 1.35 वोल्ट दिख रहा है यहाँ पे। और फिर L5002 0.8 वोल्ट, देखना ध्यान देना यहाँ पे। L5001 0.8 वोल्ट, L5003 0.8 वोल्ट, L5005 0.5 वोल्ट। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने मिसप्रिंट किया है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो कॉइल देखना, पावर आईसी के बगल में कॉइल होगा, एक ही आईसी है, समझ लो ये आईसी है, इसमें 5 कॉइलें होंगी इस तरह से, ठीक है। और एक छोटी सी आईसी होगी साइड में 8 पिन की या 6 पिन की, उसके साथ एक कॉइल कनेक्टेड होगा जो लोअर एलडीओ होगा, जैसा कि हम लोगों को पता है। एक हायर एलडीओ हो गया 2 वोल्ट की और एक लोअर एलडीओ हो गया 1.35 वोल्ट की। इस तरह से होता है मीडियाटेक में, ठीक है। ये सीआरबी होगा। तो आपको ध्यान देना ये कॉइल का नाम एक ही में मैच हो गया है, L5000 और L5000 दोनों एक ही बार हो गया है, तो मिसप्रिंट है। तो यहाँ पे 2 वोल्ट की हायर एलडीओ 1.3। अब ये वोल्टेज जरूरी नहीं है आपको वहाँ पे बनता हुआ मिले, ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे वोल्टेज ही नहीं है या वो लाइन शॉर्ट है। अगर वो लाइन शॉर्ट हो तो आपको पता है कि इसके अंदर एक वीपीएच पावर एक रजिस्टर से होके जाती है, एसएमपीएस सेक्शन में स्विच मोड पावर सप्लाई, वो वाले रजिस्टर को आप शॉर्ट कर दो, सही हो जाएगा। फिर अपने आईसी लगाओगे, आपका काम हो जाएगा। तो आपको ये वोल्टेज देखना है, अगर वोल्टेज में स्टेबिलिटी है, यानी कि जो वोल्टेज मिल रही है, कोई भी एक वोल्टेज भी अगर 0.8 का ले लो और एक हायर या एक लोअर एलडीओ ले लो, कोई भी अगर 0.8 का भी कोई कॉइल पे आप देख रहे हो जो स्टेबल मिल रहा है, आपको स्टेबल मिल रहा है, वो मतलब पीएस होल्ड ओके है। अगर फ्लैक्चुएट कर रहा है यानी अप डाउन हो रहा है, मतलब सीपीयू से पीएस होल्ड मिसिंग है। अब उसका कारण क्या हो सकता है, या तो सीपीयू खराब है, या तो सीपीयू को सिग्नल्स नहीं मिल रहे हैं। कौन से सिग्नल, या तो पावर ऑन रीसेट नहीं मिल रहा, या तो स्लिप क्लॉक नहीं मिल रहा, या तो बेसबैंड क्लॉक नहीं मिल रहा, या तो पावर आईसी खराब हो गई है, या वाटर डैमेज है उसके अंदर, या तो ईएमएमसी को हीट लगी हुई है, या तो सीपीयू को फिजिकल डैमेज या हीट हुआ है। कई बार ऐसा होता है सीपीयू फिजिकल डैमेज, यानी फ़ोन गिरने की वजह से हल्का सा अपनी जगह पे बहुत स्लाइटली वो मूव कर जाता है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं हम कि एक छोटा सा जो है उसको वाइब लग जाता है, मतलब एक छोटा सा कंपन जैसे वो ब्रेक हो जाती है, एक आध पिने हल्की सी लूज हो जाती है, तो सारी वोल्टेजेस को सीपीयू ड्रॉप कर देता है पावर आईसी के। जैसे आप सीपीयू को उठाओगे और पैड को क्लीन करोगे तो फिर पावर आईसी वोल्टेज जो है जनरेट करना शुरू कर देती है, फ्लैक्चुएशन में रहती है विदाउट सीपीयू वोल्टेज, ठीक है। विदाउट सीपीयू, सीपीयू जब हटा लोगे आप बोर्ड से तो सारी वोल्टेजेस में क्या आ जाएगी, फ्लैक्चुएशन आ जाएगी। कम से कम कोई एक 0.8 का और एक 2 वोल्ट या हायर एलडीओ या लोअर एलडीओ, ठीक है। चेक करो कॉइल के ऊपर, कैसे करोगे, आपको ये लेआउट मिलेगा, साइड में ही होगा हायर एलडीओ, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, ठीक है। तो हायर एलडीओ की एक कॉइल पकड़ो, उसके ऊपर वोल्टेज चेक करो और बीच में तीनों पे वोल्टेज मिलेगी, नहीं एक पे नहीं मिलती है, एक पीटी पावर इसमें होती है जो उस पर नहीं मिलेगी। तो कोई 2 कॉइल ऐसे होंगे जो इस पे वोल्टेज बन रही होगी, 3 कॉइल होंगे जिस पे 0.8 बन रही होगी, और एक होगा हायर एलडीओ, एक एपीटी होगा जो कि 0 होगा। बाकी लोअर एलडीओ की एक आईसी होगी अलग से, ये तो हमारी चार्जिंग आईसी वीपीएच का कॉइल है। यहाँ पे यू दिख रहा है, यहाँ पे एक आईसी दिख रही है, तो ये डिस्प्ले की आईसी हो सकती है। अब आपको लोअर एलडीओ की आईसी ढूंढनी पड़ेगी इसके अंदर, वो देख के ही पता चल जाएगा, वो आईसी का जो शेप होगा देख के पता चल जाएगा कि वही लोअर एलडीओ है। उसके बिना फ़ोन जो है ट्रिगर भी नहीं होगा। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये दिख रहा है, यहाँ पे ये लोअर एलडीओ का दिख रहा है मुझे, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। वो तो देखो अब आइस बोर्ड देखोगे तो क्लियर होगा, लेकिन इसके अंदर बोर्ड जो है ना क्लियरली सील्ड ओपन करके नहीं दिखाया है, एज अ सील्ड पैक है। सील्ड ओपन रहता तो यहाँ पे दिखता, ठीक है। तो ये सिग्नल के बारे में बस बता गया, लेकिन
आपको ये चीज़ें चेक करके समझना है कि 1.8 पावर होल्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर पावर होल्ड हो रहा है, ये सारी चीज़ें स्टेबल हो रही है, कोई भी एक वोल्टेज स्टेबल होगा अगर, तो सारी वोल्टेज स्टेबल होगी, चांस यही है। तो कम से कम 0.8 चेक करो स्टेबल है, 2 वोल्ट की हायर एलडीओ चेक करो स्टेबल है, तो मतलब कि कहानी ठीक है, वोल्टेज स्टेबल है, मतलब सीपीयू पार्टिसिपेट कर रहा है। और अगर आप एमएमसी उठा देते हो तो पोर्ट बनेगा सीपीयू का। तो अगर सीपीयू वोल्टेज को स्टेबल कर पा रहा है तो मतलब कि सीपीयू 95% सही है। ज़रूरी नहीं है कि सीपीयू पूरी तरह से सही, कई बार ऐसा भी होता है फ़ोन के अंदर सीपीयू पोर्ट तो बनाएगा लेकिन स्टोरेज चिप को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा या फिर उसको रीड नहीं कर पाएगा। तो उस टाइम आपको सीपीयू रिवॉल्व करना पड़ेगा, स्टोरेज चिप को भी रिवॉल्व करना पड़ेगा, या फिर स्टोरेज चिप के अंदर बैड हेल्थ की कंडीशन बनी होगी, उसकी सिंगल लेवल सेल या मल्टी लेवल सेल जो है दोनों में से कोई एक डैमेज होगा या दोनों डैमेज होगा। बैड हेल्थ कंडीशन होगी तो वो रीड नहीं कर पाएगा, या स्टोरेज के अंदर अगर आपका रैम है, साथ में रैम भी है, रोम भी है, ईएमसीपी है, तो वहाँ रैम भी प्रॉब्लम में हो सकता है। अगर रैम अलग से है तो आप रैम भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब रैम कब ख़राब होता है, डीसी पर कितनी रीडिंग मिलेगी जिससे हमको ये क्लियर हो कि रैम ख़राब है, वो चीज़ें आपको समझना होता है। तो यहाँ पे पावर होल्ड 1.8 वोल्टेज, ये कॉइल की वोल्टेज देखो समझ में आ जाएगा। अगर फ्लैक्चुएशन हो रहा है कॉइलों के ऊपर वोल्टेज, तो देखो यहाँ पे एक चीज़ हमें एक क्लियर होता है कि यहाँ पे जो काम बताया गया है, अगर ऊपर ऊपर फास्ट काम आपको करना है तो आईसी लेवल पे आप काम यहाँ पे कर सकते हो, यानी आईसी चेंज कर दिए, सीपीयू रिवॉल्व करना है नहीं करना है इस बात का कंफर्मेशन यहाँ से होगा। कैसे होगा, अगर स्टेबल है तो सीधा क्लियर है कि हमारा ईएमसी में प्रॉब्लम होगा, ईएमसी में सॉफ्टवेयर करने की कोशिश करो, अगर सॉफ्टवेयर से काम नहीं बनता, एरर आता, ईएमसी निकालो, निकाल के उसको चेक करो, या आईएसपी कर लो या यूएसबी से रीड कर सकते हो तो रीड करो, ईएमएमसी के अंदर चेक करो, एमएमसी के अंदर फॉल्ट होगा स्टेबल है तो। अगर स्टेबल नहीं है तो क्लियर सी यहाँ पे क्लियर है कि पहले तो आपको पूरी तरह से इन सभी कॉइलों की वोल्टेज को चेक करना है, कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज चेक करना है, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई लाइन फुल शॉर्ट हो जिसकी वजह से फ्लक्चुएशन आ रही है। इतना अगर सही है, सारी लाइनों पे वोल्टेज फ्लक्चुएशन में है, शॉर्ट नहीं है, तब आपको सबसे पहले स्टोरेज चिप को निकाल देना है। स्टोरेज चिप निकालते ही अगर आपका पोर्ट बनना शुरू हो जाता है पीसी के ऊपर मीडियाटेक का, या फिर सारी वोल्टेजेस स्टेबल हो जाती हैं, तो इसका मतलब है कि आपका सीपीयू जो है काम कर रहा है। उसके बाद आप स्टोरेज चिप को यानी एमएमसी को चेक करोगे तो आपको प्रॉब्लम दिखेगी उसके अंदर। अगर तब भी फ्लैक्चुएशन बना हुआ है तो सीपीयू को रिवॉल्व करो, कन्फर्म है कि रिवॉल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, और दूसरी चीज़, बोर्ड को फिजिकली एकदम ध्यान से देखना है, कहीं पर भी वाटर डैमेज या बोर्ड फुला हुआ होगा तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। जितने भी रेजिस्टेंस होते हैं उन सभी रेजिस्टेंस के ऊपर आप नज़र दौड़ाओगे, देखो बोर्ड के अंदर इतने ज़्यादा रेजिस्टेंस तो होंगे नहीं, कैपेसिटर बहुत ज़्यादा होता है, तो सभी रेजिस्टेंस को फिजिकली देखो कि कोई रेजिस्टेंस पे वाटर लगा हुआ है, उस पर कार्बन आ गया है, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या। ऐसा भी होता है कई बार, एक साइड में सील्ड ओपन कर करके चेक करना आपको सभी रेजिस्टेंस को, कहीं पे भी शॉर्टिंग नहीं दिखनी चाहिए, मॉइस्चर नहीं दिखना चाहिए। अगर कंडीशन सही है तो सिंपली हम ऊपर ऊपर यही काम करेंगे, सीपीयू रिवॉल्व करेंगे, रिवॉल्व से हमारा वोल्टेज स्टेबल हो जाएगा। अगर नहीं होता, रिवॉल्व कर दिया फिर भी नहीं, कई लोगों का सवाल ये होता है सर सीपीयू भी रिवॉल्व कर दिए, सब कर दिए, रिवॉल्व स्टेबल नहीं, और आप क्या करें। आप क्या करें कि आप फ़ोन बनाते रहे 3-4 दिन लेके, आपको करना क्या है, वहाँ पे सीधा एक दूसरा सीपीयू डालना है सेम नंबर का और क्लियर हो जाना है। जैसे आप दूसरा सीपीयू डालोगे, वोल्टेज अगर स्टेबल होती है तो गई, पहली सीपीयू गई, खत्म। ठीक है, अब सीपीयू खत्म है तो मीडियाटेक का है तो सीपीयू चेंज भी हो सकता है, सीपीयू के साथ दूसरे फ़ोन वो जो स्टोरेज है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप कर सकते हो। अगर उससे नहीं होता, स्टेबल उससे भी नहीं होता, दूसरे पे भी, तब ना समझेंगे कि हमारे बोर्ड में दिक्कत है, बोर्ड पे काम करना चाहिए, बोर्ड पे अब क्या चेक करना है। तो बोर्ड पे देखो सीपीयू ऑन कब होगा, सीपीयू को ऑन होने के लिए ऐसी कौन कौन सी ट्रैक लाइन है जिनको चेक करना होता है मीडियाटेक के अंदर या कॉलकॉम के अंदर, जिससे सीपीयू अपना पोर्ट बना सके। ये जानकारी आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए ये एक बड़ा सा टॉपिक है, सीपीयू ऑन कैसे होता है, उसके अंदर कितनी सर्किट होती है जो इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूँ, अगर ये सारी वोल्टेज स्टेबल मिल जाती है
यहाँ पे बोला चेक इनिशियल ऑपरेशन, यस, बस इतना ही पे खत्म हो गया ये, इसमें और कुछ नहीं बताया गया। ठीक है, तो आपको लग रहा है ये हल्का है, लेकिन मुझे तो लग रहा है कि इसने जो है हिंट कर दिया यहाँ पे पूरी तरह से कि आपको कहाँ पे क्या चेक करना है। दिख रहा है? थोड़ा सा रुक जाइए, मैं उसको स्क्रॉल डाउन कर लूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कॉइल की वोल्टेजेस को एक्सप्लेन कर दिया और लेआउट दे दिया, तो यहाँ पे आप जो है इन सब चीज़ों को चेक करके समझ सकते हो, स्टेबल है, फ्लक्चुएशन है, या बन ही नहीं रहा। तो नहीं बनता है तो भी आपको सीपीयू और एमएमसी उठा के चेक करना होता है, और उसके बाद भी नहीं बनता है तो वहाँ पे ट्रिक है, आपको समझना होता है। कुछ लाइनें हैं जो हमारे वेबसाइट वीडियो के कोर्स के अंदर में बताई गई हैं कि अगर कोई आईसी, चार्जिंग आईसी या पावर आईसी आउटपुट जनरेट नहीं करती, सीपीयू हटा लिया, यूएफएस भी हटा लिया, रैम भी हटा लिया, लेकिन फिर भी आईसी आउटपुट जनरेट नहीं कर रही है फ्लक्चुएशन में, पावर आईसी या चार्जिंग आईसी से बूट कैप 8 वोल्ट नहीं बन रहा है, तो क्या क्या चीज़ें हमें चेक करनी चाहिए, किन पॉइंट्स पे हमें काम करना है जिससे एग्जैक्ट हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होगा और वो वोल्टेज बनना शुरू हो जाएगा। वो सारी चीज़ें हमारे इस वेबसाइट के अंदर में बताई गई है। ये हमारा वेबसाइट है, आप लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी पहले से, अगर आप हमारे वीडियोस को कंटिन्यू देखते हो तो। www.mobilelab.com वेबसाइट का नेम है। यहाँ पे आपको स्टार्ट कोर्स के ऊपर क्लिक करना है, या स्टिकर के ऊपर भी आप क्लिक कर सकते हो। स्टार्ट कोर्स पे क्लिक करना है। इसके अंदर थोड़ा सा अपडेट हुआ है तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फीस स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है और थोड़ा सा कोर्स में चेंज आया है। यहाँ पे एडवांस लेवल मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स फॉर 1 ईयर जो दिख रहा है, ये 1 ईयर के लिए मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स का प्राइस है 55। यहाँ पे दिख रहा है आपको, केवल मोबाइल रिपेयरिंग है, कंप्लीट है, मतलब आपको यहाँ पे पूरी तरह से काम करने आ जाएगा, ट्रेसिंग आ जाएगा। और इसके अंदर अपडेट भी आने वाला है बहुत ही जल्द। अपडेट तो आ ही रहा है बहुत ही जल्द, और अच्छे अपडेट भी इसके अंदर आने वाले हैं जो कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड है। दूसरी चीज़, एडवांस लेवल मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स फॉर 3 मंथ, ये भी आप इंटरेस्टेड हो तो। एडवांस लेवल मोबाइल एंड लैपटॉप रिपेयरिंग कोर्स 1 ईयर, इसमें मोबाइल एंड लैपटॉप दोनों हैं। 1 ईयर और 400 डेज सेम कोर्स है, सेम कंटेंट है मोबाइल रिपेयरिंग के सबके अंदर। मोबाइल रिपेयरिंग में जो कंटेंट है सबके अंदर सेम है, केवल लैपटॉप रिपेयरिंग के दो ही ऐसे प्लेटफॉर्म हैं, यानी 1 ईयर के ये कोर्स और 400 डेज का जो लैपटॉप रिपेयरिंग लिखा हुआ है जिसके ऊपर, उसका प्राइस यहाँ मेंशन है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप मोबाइल बनाते हो तो आपको लैपटॉप भी सीखना चाहिए, क्योंकि देखिए नॉलेज है जहाँ भी मिले लीजिए, क्योंकि इतनी आसानी से इतने कम प्राइस में जो चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है ना मोबाइल के साथ में लैपटॉप, वो कहीं नहीं मिलेगा। अगर स्पेशली कहीं आप लैपटॉप रिपेयरिंग सीखने जाओगे, आपको इतने कम चार्ज के अंदर कभी भी कोई लैपटॉप रिपेयरिंग का फुल कोर्स नहीं देगा। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा बेनिफिट है आपके लिए, लैपटॉप रिपेयरिंग इसमें पूरा मिलेगा, पूरा आपको दिया जाएगा, जिससे आप लैपटॉप रिपेयरिंग कर पाओगे, अपने शॉप को और अपने रिपेयरिंग स्किल को इम्प्रूव कर पाओगे, अपने एरिया में जो अपना काम जो है अपने काम के बेस पर जो है अपना नाम बना सकते हो। मतलब आप लैपटॉप भी रिपेयर करो, मोबाइल भी रिपेयर करो, कोई मुश्किल थोड़ी है। क्या पता आप ही का लैपटॉप ख़राब हो जाए, मोबाइल रिपेयर करते हो लैपटॉप ख़राब हो जाए और लैपटॉप लेके आप इधर उधर भटक रहे हो, हालांकि आप टेक्नीशियन हो। आप टेक्नीशियन हो तो आपको इतना ज़्यादा निखरना है, इतना काम करना है कि किसी के पास जाने की ज़रूरत ना पड़े। हर एक टेक्नीशियन का यही रूल होता है कि किसी दूसरे के शॉप पे जाके मुझे रिपेयर ना करवाना पड़े अपना डिवाइस, क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है तो आप टेक्नीशियन नहीं हो, आप एक कस्टमर हो बस, एक यूज़र हो बस। ठीक है, आपको रिपेयर करना है खुद अपना डिवाइस, या आसपास के लोगों का भी कर लेते हो, या अपने क्षेत्र अपने एरिया में जितने भी लोग हैं उनका कर लेते हो शॉप ओपन करके, या आप ट्रेनिंग दे सकते हो। ठीक है, तो अगर आप अपना भी डिवाइस दूसरे के पास रिपेयर होने भेजते हो, मतलब आपके अंदर बहुत बड़ी कमी है अभी, उस कमी को आप ढूंढो और जो भी कमी आपको दिख रही है उस कमी को पूरा करो। ठीक है, हमारे इस वेबसाइट के थ्रू आपको पूरा कोर्स मिलेगा, बेसिक से एडवांस, ज़्यादातर फोकस एडवांस पे किया जा रहा है। आपको कोई डाउट होता है, टाइम बताया जाएगा जब आप कोर्स परचेज करोगे, उस टाइम के अंदर आप कॉल करके बात कर सकते हो, या फिर आप मैसेज डाल दोगे तो टाइम मिलने पर, फ्री होने पर रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप कॉल करते हो, कॉल रिसीव नहीं होता है, तो कॉल रिसीव नहीं होता है तो कॉल बैक किया जाएगा, लेकिन कब? आपका कॉल टाइम ड्यूरेशन के बीच में आया होना चाहिए। अब ऐसा नहीं 2 बजे रात को आप कॉल कर दोगे तो आपको बैक कॉल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। आपका टाइम जो बताया कि उस टाइम के अंदर आप कॉल किए हो, रिसीव नहीं हुआ अगर,
बैक कॉल किया जाएगा। अगर कभी कभी टाइम से बाहर भी हो जाता है बात, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं बोल दूँ अगर कि टाइम से बाहर बात हो जाएगा तो सब उसी टाइम पे करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। मतलब किसी भी टाइम पे कॉल करोगे तो पॉसिबल नहीं है। क्या है, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ या फ़ोन ही रिपेयर कर रहा हूँ या क्लास ले रहा हूँ, तो कहाँ हो पाएगा। तो टाइम इसलिए उस टाइम पे फ्री होने का कोशिश किया जाता है हर दिन कि उस टाइम पे फ्री हो जाया जाए और आपसे बात भी कर लिया जाए, ताकि आप लोगों की जो प्रॉब्लम होगी वो भी सॉल्व हो जाएगा। और वीडियो के माध्यम से जो कोर्स आप लोग ले रहे हो, पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको नॉलेज मिल ही रहा है पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये एक छोटा सा कोर्स था आप लोगों के लिए जिसमें मोबाइल और लैपटॉप दोनों चीज़ें ऐड हो चुकी हैं। तो आई होप कि समझ में आया होगा आपको कि सैमसंग के अंदर जिसका सर्विस मैनुअल होता है, अभी इसको हमने केवल इतने लेवल पे बता दिया कि ये चीज़ें स्टेबल नहीं है तो ये करो, और स्टेबल है तो ये करो, स्टेबल है तो एमएमसी पे काम करो। ठीक है, अगर रीडिंग हाई बूटिंग में जाके रुक रही है तो हो सकता है उसके अंदर रैम खराब हो गई, और नहीं खराब है तो एक बार सीपीयू रिवॉल्व कर लो। अगर उसके बाद कम्युनिकेशन हो पाती है वीआई प्रोटोकॉल की, मतलब आपका फ़ोन बूट कर जाएगा। अगर वीआई प्रोटोकॉल एक्टिव नहीं हो पाती है तो आपका हाई बूटिंग पे फ़ोन रुका रहेगा और आपका फ़ोन ट्रिगर नहीं होगा। उस कंडीशन में आपका रैम खराब हो सकता है, तो आपको स्टोरेज दूसरा चेंज करके ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मीडियाटेक का है तो ज़रूर एक बार ऐसा तो हो सकता है कि डिस्प्ले आ जाए, लोगो तक आ जाए फ़ोन। तो काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर। उसके बाद जैसे इसमें ये चीज़ नहीं बताया गया कि सर्किट टू सर्किट इस पॉइंट से उस पॉइंट का कनेक्शन कहाँ पे है, किस पिन से किस पिन का कनेक्शन है, सर्किट कहाँ पे, बीच में कितने कैपेसिटर है, कितने कंपोनेंट है, ये नहीं बताया। ये लेवल फाइनल लेवल होता है, तो इसलिए इसको शायद L3 लेवल बोला गया होगा। मैं एक बार देख लेता हूँ, हाँ L3 लेवल, L3 रिपेयरिंग का L3 लेवल है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको कंपोनेंट के ऊपर बस बता दिया जाता है कि यहाँ पे इतने वोल्टेज चेक करो, लेकिन ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों चेक कर रहे हो आप। स्टेबल है तो ठीक है, ये सारी चीज़ें सही है। अगर फ्लैक्चुएशन में तो इनको सबको चेक करना है। ठीक है, फ्लैक्चुएशन है सबको चेक करना है। अगर इसमें VA12 वाली आईसी दी हुई है तो VA12 की सर्किट भी चेक करना आपको, वहाँ से भी वोल्टेज फ्लैक्चुएशन होता है। अगर VA12 आईसी खराब होगी ना, वोल्टेज फ्लैक्चुएशन होगा, सीपीयू रिवॉल्व करने की जरूरत तब नहीं पड़ेगी। अगर VA12 डैमेज है तो सीपीयू क्यों रिवॉल्व करोगे, आप रिवॉल्व कर दोगे तब भी सेम कंडीशन। तो वही चीज़ है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी जितना भी हुआ होगा, किस तरह से सर्विस मैनुअल से फ़ोन रिपेयर किया जाता है। बाकी इसको और भी ज़्यादा डीप में कर सकते हो, पिन टू पिन। अगर आपको CRP IC का पूरा डेटा पता है, स्कीमेटिक किसी भी फ़ोन के अंदर स्कीमेटिक ओपन करो, सैमसंग में ही हो, अगर किसी फ़ोन के अंदर लगी हुई जिसकी स्कीमेटिक है तो बेटर है, या फिर किसी मीडियाटेक में ले लो, 6 में ले लो, वहाँ से ट्रेस कर लो। आईसी का नंबर, वो नंबर की आईसी किसी दूसरे फ़ोन में अगर लगी हुई है तो वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे करना है वो सारी चीज़ें हमारे वेबसाइट वीडियो कोर्स के अंदर अवेलेबल है, और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है। अगर आप सारी वीडियोस को वन बाय वन देखोगे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, और मिलता भी होगा काफ़ी लोगों को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर से आप कमेंट करो। मैं आपका कमेंट पढ़ने के लिए जो है वेट करूँगा, और देखता हूँ कौन क्या कमेंट करता है। और जिनको सॉल्यूशन पूछना होगा कमेंट में, शायद वो पॉसिबल ना हो। ठीक है, क्योंकि देखो कमेंट में कई लोग सॉल्यूशन भी पूछते हैं, हो सकता है रिप्लाई मिल जाए, रिप्लाई कर दिया जाए टाइम होने पे। अगर रिप्लाई एक शब्द में अगर रिप्लाई करें, हो सकता है आपसे काम ना हो, काम बिगड़ जाए, तो आप मेरे को ब्लेम करोगे। दूसरी चीज़, रिप्लाई मिल भी सकता है, ज़रूरी नहीं है सॉल्यूशन आपको बताया जाए। ठीक है, लेकिन आप कमेंट करो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा, ये चीज़ समझ में आया। और जितने भी हमारे वेबसाइट से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी जो वेबसाइट कोर्स परचेज किए हैं, और जिनको लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स फ्री में मिल रहा है जैसा बताया गया था, तो वो भी एक बार कमेंट करके बताएं कि कैसा लग रहा है उनको सीरीज। वेबसाइट पर जो वीडियो कोर्स पड़े हुए हैं उनसे उनको क्या समझ में आ रहा है, मतलब चीज़ें रिपेयर हो रही हैं, काम कर रहे हैं मार्केट में, समझ में आ रहा है रिपेयरिंग कैसे रिपेयरिंग होता है, सारी चीज़ें। तो अगर कोई वीडियो देख रहा है जो हमारा स्टूडेंट है ऑलरेडी वेबसाइट कोर्स परचेज किया हुआ है, तो ज़रूर से कमेंट करो आप, क्योंकि मैं वेट करूँगा आपके कमेंट का। ठीक है, तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।